तुलनात्मक राजनीति में तुलना के आधार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। S.E. फाइनर ने तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का त्रिमुखी आधार बताया है, यानी कि फाइनर के अनुसार इसके 3 आधार हैं। फर्स्ट है सहभागिता, इसमें फिर सेकंड है अनुनयन और तीसरा व्यवहारिक। सहभागिता फाइनर की मान्यता है। फाइनर क्या कहता है? राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, उनमें एक विशिष्ट वर्ग होता है। यानी कि फाइनर के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी हो, भाई कैसा स्वरूप लिए हुए, परंतु उसमें एक विशेष स्थान होता है, विशेष वर्ग होता है। राजनीतिक प्रक्रिया में जो विशेष भूमिका निभाता है तथा जनसाधारण सामान्य तथा राजनीतिक प्रक्रिया से सक्रियता का संबंध नहीं रखते। इसी प्रकार विशिष्ट वर्ग की भूमिका जनता की भूमिका से अधिक होती है। अर्थात क्या कहना है फाइनर का? जो विशेष वर्ग है उनकी भूमिका क्या है? जनता की भूमिका से, यानी कि जो आम जनता है उनसे अधिक ऊंचा स्थान होता है। परंतु प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया में सम्मिलित करना ही होता है। इस प्रकार क्या हुआ, क्या समझे आप इसमें? सहभागिता। सहभागिता का अर्थ क्या हुआ? भी किसी कार्य में 2 से अधिक व्यक्तियों का या समूहों का भाग लेना, यानी कि व्यक्ति की सहभागिता, लोगों की सहभागिता। अब फाइनर ने क्या कहा? विशेष वर्ग। विशेष वर्ग हुआ एक विशिष्ट व्यक्ति यानी कि शासक, परंतु जनता की भूमिका इसमें क्या बताई है? कम होती है। परंतु जनता की भूमिका कम होती है, परंतु जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या हुआ? जनता का अधिक भाग होता है, जनता अधिक कार्य करती है। सेकंड पॉइंट है अनुनयन। अनुनयन क्या होता है? इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी कार्य का या किसी भी विषय पर जो हमने सीखना है या पूछना है, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल कोई भी चीज सीखनी है, पूछनी है, तो जो आपको टीचर बताएगा या किसी भी शिक्षक से आपने सीखा, तो उन्होंने जो पढ़ाया आपने उसे सीखा, तो वो क्या किया? आपने अनुनयन किया ना। तो अनुनयन क्या हुआ? तुलनात्मक राजनीति में तुलना का दूसरा आधार किसे माना है? अनुनयन को। अनुनयन का अर्थ किसी के द्वारा दिए गए विचारों की आज्ञा का पालन करना है। वही बात हुई ना जो मैंने बताई आपको। वैसे तो हर शासक अपनी प्रजा द्वारा आज्ञा पालन व अनुनयन के सम्मिश्रित प्रयोग करते हैं, परंतु इन दोनों में मिश्रण की मात्रा एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत अधिक मात्रा में भिन्नता रखती है। कैसे? अब एक राज्य का जो स्तर है शासन का वो अलग है, दूसरे राज्य का अलग है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, किसी राज्य में निरंकुश शासन होता है, एक शासक होता है, तो उसमें क्या होता है? जनता को मानना पड़ता है। परंतु जहाँ जनता की सहभागिता होती है, जनता जहाँ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, तो उसमें क्या होता है कि सबका बराबर मात्रा में स्थान होता है। ऐसे राज्य में एक ही विषय की अधिक मात्रा हो उसे अन्य राज्य से अलग बना देती है। इसी प्रकार फाइनर ने भी इस बारे में कुछ कहने का प्रयास किया है। फाइनर ने एक डेफिनेशन दी है कि शासन व्यवस्थाएं इस आधार पर भी अलग अलग की जा सकती हैं कि वहाँ शासक किस मात्रा में अपने आदेशों की पालन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और कितना आदेशों का पालन हो रहा है, अनुनयन की मात्रा कितनी है। अर्थात इसमें आपने क्या सुना? अनुनयन। अनुनयन का मीनिंग मैंने बताया, भी किसी की विचारों की आज्ञा का पालन करना। एक लाइन में हम क्या कहेंगे कि किसी के जो दिए हुए विचारों है उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर इसका थर्ड पॉइंट आता है व्यवस्था तथा प्रतिनिधित्व। व्यवस्था तथा प्रतिनिधित्व, ये मीनिंग अर्थ इसका क्या होगा? व्यवस्था। व्यवस्था क्या हुआ? शासन को चलाने का रूप और उसका प्रतिनिधित्व करना, यानी कि जो उस रूप में शासन जो चल रहा है उस पर किस तरह कार्य करना है। यहाँ शासन व्यवस्थाओं को समझने के लिए शासक का कितना प्रतिनिधित्व है यह जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि शासक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्योंकि अगर शासक ही नहीं होगा तो शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? अगर मान लो एग्जाम्पल अपने देश की शासन व्यवस्था है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था या कोई भी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था,
उथल पुथल हो जाएगी। शासक को अपनी शासन व्यवस्था में जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना होता है। इसमें आपने क्या सुना? शासक को अपनी शासन व्यवस्था में, जो उसकी शासन व्यवस्था है उसमें जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना होता है। यानी कि जैसे मान लो एक अध्यापक है, एक शिक्षक है, आपको पढ़ाता है, तो आपका देखने का तरीका, जो आप कैसे समझ सकते हो उसी तरह आपको पढ़ाने की कोशिश करता है और आपको समझाने की कोशिश करता है। इसी तरह ही शासक भी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे हम करेंगे तुलनात्मक राजनीति का विकास। विकास क्या है? यानी कि डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास व राजनीतिक इवेल्युएशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस भी इसे कहा जाता है। आधुनिकीकरण और राजनीतिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक और आधुनिकीकरण, इन दोनों का आपस में एक दूसरे से गहरा संबंध है, व्यवहारिक स्तरों पर भी और राजनीतिक स्तरों पर भी। राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास, परिवर्तन व अनुकूलन की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है। राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण की मिश्रित व्यवस्थाएं राजनीतिक परिवर्तन की दिशा व गति निर्धारित करती हैं। व इन दोनों से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रभावी परिवर्तन क्रांतिकारी हैं। इसमें राजनीतिक जो विकास है, इसमें लुशियन पाई के अनुसार अलग है। अलग अलग विचारकों ने इसमें अलग अलग अपने विकास के स्तर बताए हैं। दोनों स्तरों पर देश विकसित होता है, विकास में परिवर्तन भी होना चाहिए। अब लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है? लुशियन पाई ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसमें लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के बारे में बताया। फर्स्ट उन्होंने राजनीतिक पर्यावरण के बारे में बताया। राजनीतिक पर्यावरण क्या है, यानी कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक पर्यावरण क्या स्थान रखता है? वह पूर्ण आवश्यकता है जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है। इस दृष्टि से राजनीतिक विकास राजनीति व सरकारी स्थितियों का सृजन बनकर प्रस्तुत होता है जिससे अधिक से अधिक कार्य उपलब्ध होते हैं। फिर सेकंड इन्होंने दिया सरकार की प्रशासनिक क्षमता। अब इसमें इन्होंने कहा अपनी बुक में कि सहयोगी वैचारिक कारक से राजनीतिक विकास सरकारी क्रियाओं व उपलब्धियों पर बल देता है। सरकार की प्रशासनिक क्षमता से विकास का संबंध होता है। किससे संबंध होता है? सरकार की जो प्रशासन यानी कि शासन चलाने की जो क्षमता है उसका संबंध किससे होता है? राजनीतिक विकास से। वह विकास की अवधारणा है जो शासन में प्रशासन तंत्रीय विकास के रूप में अधिक दिखाई देती है। तीसरे स्थान पर इन्होंने किसे स्थान दिया? अनुपात। राजनीतिक विकास में अनुपात को स्थान दिया। अनुपात क्या है? कि व्यवहार के आधुनिक प्रतिमान को स्थापित करता है। उपलब्धियां मानकों का स्थान ले लेती हैं। सामाजिक संबंधों में क्रियात्मक वितरण के स्थान पर क्रियात्मक विशिष्टता यानी कि विशेष स्वरूप होता है। फिर अगला इन्होंने बताया कार्यवाहक क्षमता। कार्यवाहक क्षमता क्या है? कार्य करने की क्षमता, यानी कि राजनीतिक विकास है जो उसमें व्यक्ति का जो कार्य करने की क्षमता है। अगर कार्य करने की क्षमता सही नहीं होगी तो राजनीतिक विकास नहीं होगा। अगर कार्य करने की क्षमता सही होगी तो विकास अच्छा होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? कोई व्यवस्था मांगों के दबाव को न केवल झेलती है बल्कि सफलतापूर्वक उसे रूपांतरित भी करती है। रूपांतरित यानी कि उसे सफलतापूर्वक कार्यरत करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्र का निर्माण, जो राजनीतिक विकास है उससे क्या होगा? अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा तो देश तरक्की करेगा, प्रगतिशील होगा। फिर इन्होंने आगे राष्ट्रीय शक्ति को स्थान दिया है।
राजनीतिक विकास में राष्ट्रीय शक्ति भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो राष्ट्रीय शक्ति क्या होगी? जनता की शक्ति। जो जनता है, अपने देश की जनता अगर शक्तिशाली होगी, शक्तिपूर्ण यानी कि मिलजुल कर रहेगी, तो सफलतापूर्वक कार्य नियोजित कर सकेगी। लास्ट इन्होंने विकास का स्तर बताया लोकतांत्रिक विकास। लोकतांत्रिक विकास यानी कि प्रजातांत्रिक विकास तभी होगा जब व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, उसे स्वतंत्र संस्थाओं में कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने देश में, अपने राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकेगा, तो वो क्या होगा? देश का राजनीतिक विकास होगा। फिर आगे दूसरा, ओरगैस्की ने राजनीतिक विकास के बारे में कई विचार दिए हैं। ये तो पहले था लुशियन पाई के अनुसार, अब ओरगैस्की के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है। उन्होंने क्या पॉइंट बताए हैं? राजनीतिक एकीकरण राज्य के पक्ष में राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। अब ओरगैस्की ने राजनीतिक विकास किसके लिए, किस रूप में बताया? शक्ति का केंद्रीयकरण। शक्ति यानी कि केंद्रित होनी चाहिए। दूसरे रूप में उन्होंने बताया भाई संस्थात्मक आधार, जो विकास है देश का, आर्थिक विकास है, संस्थात्मक आधार पर होना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकेगा। फिर तीसरे रूप में इन्होंने बताया राष्ट्रीय लोक कल्याण। राष्ट्रीय लोक कल्याण यानी कि राष्ट्र का कल्याण, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य आर्थिक राजनीतिक शक्तियों का जो कार्य है वह जनसाधारण तक पहुंचाना है। फिर चौथे नंबर पर इन्होंने बताया इसके उच्च परिणाम, राजनीतिक विकास के उच्च परिणाम हमें तभी प्राप्त होंगे जब जनता आर्थिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर कार्य करेगी। फिर आगे इन्होंने बताया सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार क्या है? सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का क्या है? इन्होंने इसे अधिक व्यवहारिक तथा ज्यादा अधिक स्तर नहीं फैलाया, जैसे ओरगैस्की ने, हंटिंगटन ने अलग अलग विचार जैसे दिए हैं, लुशियन पाई ने अलग अलग स्तर बताए हैं, परंतु इन्होंने सर्वाधिक योगदान हंटिंगटन का ही रहा है। परंतु राजनीतिक विकास की अवधारणा को इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था तथा विशिष्टता प्रदान की है। राजनीतिक विकास न तो किसी अवस्थाओं में निश्चित किया जा सकता है, न ही किसी सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन को भी स्थान दिया है। वे कहते हैं कि राजनीतिक विकास होगा तो पतन भी साथ होगा, यानी कि समस्याएं भी होंगी। उनकी महत्वपूर्ण वैचारिक स्थापना यह थी कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में अनेक संस्थाएं विकसित होती हैं। वैचारिक दृष्टि से यह संस्थाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज हमने हंटिंगटन के अनुसार, ओरगैस्की के अनुसार, लुशियन पाई के अनुसार विकास का स्तर हमने निश्चित किया और सीखा कि किन विचारकों ने किस तरह अपने अपने विचार दिए हैं अलग अलग विकास के। कल अब हम अपना संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे।